नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GSYVS में। दोस्तों, गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। इसमें हम लोग ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग समान हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं और समान GS के प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं अध्ययन के। तो उनको देखना ना भूलें दोस्तों। उनकी अलग अलग प्ले लिस्ट बन गई है और इसकी भी प्ले लिस्ट बन गई है ग्राम समाज एवं विकास की भी, तो इनको देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, ये की गई थी पंतनगर में। ऑप्शन इसमें था, ऑप्शन तो है ही नहीं दोस्तों इसमें। पंतनगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों पंतनगर है कहाँ? तो ये दोस्तों पंतनगर है आपका उत्तराखंड में। दोस्तों, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में है। और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, इसका दोस्तों नाम हो जाएगा। और जिसकी स्थापना ज्वाइंट इंडो अमेरिकन टीम के सलाह पर वर्ष 1960 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? तो वर्ष 1960 में की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सबको। यह विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। आपसे पूछ सकता है कि भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत कौन सा विश्वविद्यालय माना जाता है? दोस्तों, आपका यही भारत में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। दूसरा दोस्तों, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो दोस्तों, सघन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था आपका 1973 में। और ऑप्शन तो दोस्तों है ही नहीं इसमें, तो 1973 हो जाएगा। 1973 में दोस्तों सरकार ने सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। तब देश के हालात ऐसे थे कि ना उन्नत बीज और ना ही किसान के पास तकनीक थी। एक फसल लेने के बाद जमीन काफ़ी समय तक खाली रहती थी और देश में खाद्यान्न की जरूरत को पूरा करने व किसानों की हालत में सुधार करने के मद्देनजर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, सघन कृषि जिला कार्यक्रम की। नेक्स्ट, तीसरा दोस्तों, 1994 के संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम प्रधान पद की न्यूनतम आयु घटाकर कर दी गई। तो ये दोस्तों ये कर दी गई थी आपकी 30 वर्ष से 21 वर्ष। 30 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई थी। और ये कब की गई? तो 1994 के संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम प्रधान पद की न्यूनतम आयु 30 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई। न्यूनतम प्रधान जानते हो दोस्तों, जो ग्राम का मुखिया होता है उसको प्रधान बोलते हैं हम लोग। और दोस्तों, अन्य जैसे कौन कौन से न्यूनतम आयु बनने के लिए, जैसे कि है आपका, जैसे कि न्यूनतम आयु बनने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, विधानसभा का सदस्य बनने, और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष का। आप प्रश्न में देखते होंगे ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तथा 30 वर्ष की आयु दोस्तों होना चाहिए दोस्तों राज्यसभा का सदस्य के लिए चाहिए योग्यता उम्र। विधान परिषद के सदस्य के लिए चाहिए दोस्तों 30 साल की उम्र। और 35 वर्ष की आयु के लिए दोस्तों चाहिए भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं आप। 35 वर्ष की अगर आयु होगी और भारत के नागरिक होना आवश्यक है इन सभी के लिए दोस्तों। और 21 वर्ष दोस्तों आपकी सरपंच के लिए है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो ये दोस्तों माना जाता है इजराइल में। इजराइल में माना जाता है ड्रिप सिंचाई पद्धति। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया? ये दोस्तों बस खाली मैं आपको ज़्यादा तक कुछ जो मेन होंगे उनको बताऊंगा। थोड़ी दोस्तों तबीयत डाउन होने के कारण, मतलब थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाना चाहता हूँ सब में। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास को स्वयं दिशा देने में सहायता दी है और उनके द्वारा सृजित संसाधनों को नियंत्रण उनके हाथों में दे दिया है। और राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड देश के दोस्तों दूध उत्पादकों को 700 से अधिक शहरों, याद रखिएगा 700 से अधिक शहरों और नगरों के उपभोक्ताओं से जोड़ता है। तो कब शुरू हुई दोस्तों? 13 जनवरी 1970 को। इसमें 1970 लिखा दोस्तों, 13 जनवरी और ऐड कर लीजिए, 13 जनवरी 1970 को ये शुरू हुआ था राष्ट्रीय ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, किन किन उपकरणों का प्रयोग भूमापन में किया जाता है? यानी भूमि मापने में दोस्तों किन किन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों क्या आता है आपका जरीब, कंपास और डोलाइट का उपयोग किया जाता है। क्या किसका किसका किया था दोस्तों?
जरीब कंपास और थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न आपका एग्जाम के लिए। नेक्स्ट 7वां, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है। तो ये दोस्तों कहलाता है आपका खसरा कहलाता है, आपका खसरा कहलाता है, ये इसका ये उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों खसरा बात करेंगे, खसरा किसे कहते हैं। तो दोस्तों खसरा उसे कहते हैं जैसे भारत में कृषि से संबंधित जमीन का एक कानूनी रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट होता है, और इस दस्तावेज में किसी खास जमीन के बारे में कई जानकारियां जैसे भू स्वामी का नाम, यानी कि किसके नाम पर है, क्षेत्रफल, उस पर उगाई जाने वाली फसल का ब्यौरा आदि दी गई रहती है। और खसरा वास्तव में मूल वो अभिलेख होता है जिस पर जमीन के मालिक के जमीन का खसरा नंबर और उस जमीन के क्षेत्रफल के साथ कई अन्य विवरण होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट इसमें इसमें इसी में दोस्तों आपका खतौनी पूछता, खसरा और खतौनी के, मैंने खसरा बता ही दिया आपको, खतौनी क्या होता है। तो खतौनी दोस्तों एक तरह का खाता नंबर होता है जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व वाली सभी जमीनों की जानकारी दी गई होती है। ये जमीन के टुकड़े एक साथ भी हो सकते हैं या अलग अलग स्थानों पर भी साथ में। समानता एक व्यक्ति की एक ही खतौनी होती है, किंतु कभी कभी ये एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। खतौनी वास्तव में किसी व्यक्ति के सभी खसरों की जानकारी देने वाला रजिस्टर होता है। अब आपसे कई पूछ सकता है कि खतौनी एक प्रकार से वार्षिक रजिस्टर होता है। इसमें दोस्तों लैंड रेवेन्यू एक्ट 1951 1951 की धारा 32 वचन बनाम कंकर के तहत अंतर्गत तैयार किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, भूमि के खसरा खतौनी लेख तैयार करने हेतु उत्तरदायी होता है दोस्तों लेखपाल या पटवारी। जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल या पटवारी ही भूमि के खसरा खतौनी लेख तैयार करने हेतु उत्तरदायी होता है। दोस्तों कुछ ज़्यादा ही जुकाम हो गया हमें लग रहा, अब इसीलिए मैंने आपको बताया था। दोस्तों खसरा और खतौनी में अंतर अगर आपसे पूछ ले तो भारत में ज़मीन की खरीद बिक्री के समय एक शब्द का सबसे ज़्यादा जिक्र होता है और वह है आपका खसरा और खतौनी। खसरा और खतौनी द्वारा ही राजस्व विभाग सभी जमीनों की पूरी जानकारी रखते हैं और खरीद बिक्री के समय इसके वास्तविक मालिक का पता लगाते हैं। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, देसी नागपुरी आदर तथा लड्डू किस फल की किस्में हैं। तो ये दोस्तों आपकी संतरा की हैं, आपकी संतरा की किस्में हैं। देसी नागपुरी आदर तथा लड्डू संतरा की किस्में। दोस्तों संतरा सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आपका नागपुर में पाया होता है, महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्व खाद्यान्न फसल है दोस्तों आपकी गेहूँ। ऑप्शन ऑप्शन तो दोस्तों इसमें है ही नहीं, क्योंकि आप डेली डेली अगर ऑप्शन में करा रहे हो तो अगर ऐसे में सिंगल लाइन प्रश्न लगाओगे तो कभी कभी डाउट हो जाता है। तो गेहूँ हो जाएगा, उत्तर में सर्वाधिक महत्व खाद्यान्न फसल है गेहूँ, और सबसे अधिक उगाने वाली भी उत्तर सबसे अधिक उगाया था दोस्तों गेहूँ आपका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में दोस्तों 75, याद रखिएगा 75। राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों 31, और विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर 403। विधानसभा की सीटें यहाँ पर 403। लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों, लोकसभा की सीटें हैं 75, राज्यसभा की सीटें हैं 31 और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 403। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायी होता है। ये भी दोस्तों आपका तहसीलदार होता है। ऑप्शन है ये नहीं दोस्तों, इसमें बार बार डाउट पड़ जा रही, तहसील हो जाएगा, तहसीलदार इसमें तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, शुष्क खेती में वार्षिक की वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। तो शुष्क खेती में वार्षिक की वर्षा 50 सेंटीमीटर में पाई जाती है, सेंटीमीटर से कम पाई जाती है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिनमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है वह कहलाता है दोस्तों आपका ओवरीकल्चर, आपका कहलाता है ओवरीकल्चर। वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिनमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी आपके, ये वन लाइनर प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है। तो ये दोस्तों है आपका एक ही साथ दो फसलें उगाने में।
कृषि में युग्म पैदावार का आशय होता है, तो एक ही साथ 2 फसल उगाने में। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, पादपाला एक सुविधा है। तो पादपाला दोस्तों सुविधा है आपका नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाने के लिए, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाने के लिए आपका होता है पादपाला एक सुविधा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है। तो भारत अपनी दलहन खपत का लगभग दोस्तों 55% करता है, भाग उत्पादित कर लेता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं ऐसे प्रश्न। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है। तो गोकुल ग्राम दोस्तों दिख रहा आपको उत्तर प्रदेश गुजरात राज्य से संबंधित है गोकुल ग्राम योजना। अब गोकुल ग्राम योजना दोस्तों गुजरात राज्य से संबंधित है। गोकुल ग्राम योजना गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में स्टार्ट की गई थी। इसमें आपका की गई थी 1995 से 1996 तक में प्रारंभ की गई थी और 5 वर्षीय अवधि यानी 1995 से 2000 वाली गोकुल ग्राम योजना का उद्देश्य दोस्तों गुजरात के सभी गांवों को मूलभूत आधारभूत संरचना तथा बेहतर परिवेश उपलब्ध कराना था। उपलब्ध कराना दोस्तों। गुजरात की बात करें, गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है। मुख्यमंत्री दोस्तों भूपेश पटेल हैं और राज्यपाल दोस्तों आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, कुफरी फसल की किस्में हैं दोस्तों। कुफरी फसल दोस्तों की किस्म है दोस्तों आपका आलू की है। देखिए आपका आलू की है। और आलू की दोस्तों उन्नत किस्में दोस्तों आपकी जैसे हो जाएंगी, जैसे अगेती किस्में होती दोस्तों, ये आपका मतलब कृषि के ही अंदर में आता है आपका अगेती किस्म, जैसे आलू की ही किस्में हैं सब उन्नत। कुफरी अलंकार, कुफरी पुखराज, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी जवाहर आदि ये सब आपकी आलू की किस्में हैं। और मध्यम समय वाली किस्में जो आलू की होती है जैसे कुफरी बहार, कुफरी लालिमा, कुफरी सतलुज, कुफरी सदाबहार। ये कुफरी तो नहीं पूछा रहता, लेकिन आपसे लालिमा, सतलुज, सदाबहार ये जगह आपसे पूछ लेगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम देश में शुरू हुआ था दोस्तों। तो ये शुरू हुआ था आपका पूर्व सोवियत संघ से, दिख रहा है आपको पूर्व सोवियत संघ से। और इसकी बात करें दोस्तों, सामूहिक कृषि और ऐसे कृषि को कहते हैं जिसमें कई किसान मिलकर भागीदारी से कहीं कृषि का उद्योग चलाएं। और कुछ साम्यवादी व्यवस्थाओं में किसानों और मवेशी पालकों को सरकारी आदेश से संगठित करके सामूहिक कृषि में लगाया गया था दोस्तों। मसलन भूतपूर्व सोवियत संघ की खोज प्रणाली में ऐसा होता था। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, धूसर क्रांति का संबंध है आपका उर्वरक से। धूसर क्रांति का संबंध है आपका उर्वरक से। ये इसके अंदर आप चले नहीं बोले इतना याद रखें, दूसरा क्रांति का संबंध दोस्तों उर्वरक से। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, BM व्यास समिति किससे संबंधित है। तो दोस्तों BS व्यास समिति आपकी संबंधित है कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से, कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से संबंधित। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई कौन सी है। दोस्तों भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई दोस्तों आपकी जानते ही हैं गाँव है। 22वां प्रश्न हो जाएगा गाँव। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, ग्राम सभा निर्मित होती है दोस्तों। तो ग्राम सभा निर्मित होती किससे, यानी ग्राम सभा निर्मित होती दोस्तों पंचायत। ग्राम सभा निर्मित होती दोस्तों पंचायत क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत सदस्य होते। पंचायत क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत सदस्य होते ग्राम सभा निर्मित होती। जितने लोग वहाँ पे पंचायत में सदस्य होते हैं मतदाता के रूप में, उन्हीं से आपकी ग्राम सभा बनती है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, समूह कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है। तो समूह कृषि में अपनाई जाती है दोस्तों आपकी अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में। अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में समूह कृषि अपनाई जाती है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो दोस्तों आपको दिख ही रहा है कि इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका यही हो जाएगा मिश्रित खेती। मिश्रित खेती अपनाई जाती है दोस्तों। भारत में समानता खेती की जाती है आपकी मिश्रित खेती। अब मिश्रित खेती की बात करेंगे दोस्तों, तो जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे दोस्तों मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। और जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाता है तो उसे दोस्तों मिश्रित फसल कहते हैं। तो फसलोत्पादन के साथ दोस्तों साथ साथ जब पशुपालन भी आय का स्रोत हो तो ऐसी खेती को मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित खेती में
फसलोत्पादन के साथ साथ केवल दुधारू गाय एवं भैंस पालन तक ही सीमित रखा गया, और जब फसलोत्पादन के साथ गाय भैंस के अलावा भेड़ बकरी अथवा मुर्गी पालन भी किया जाता, तब ऐसे क्षेत्र को विविधीकरण खेती की श्रेणी में रखा जाता है। बैलों का पालन डेयरी व्यवसाय के रूप में नहीं देखा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि बैलों को देखा जाता है डेयरी व्यवसाय, तो नहीं किया जाता है। और भारत में पहले से भी दोस्तों मिश्रित खेती होती आ रही है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।